एवरीवन, 2026 की हमारी पहली क्लास आज होने जा रही है विद द इस्लामिक इन्वेजन, राइट। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ जी, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सॉरी, हवा हवा हो गया भाई ये तो। चलो, साल बदल गया सर, बट आप नहीं बदले। यही तो खासियत है अपनी। क्या समझा था बदल जाऊंगा साल बदलते ही? किसी ने क्या खूब कहा है, यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो इसीलिए हम बदलते नहीं हैं, समझे। लेट आते थे पहले, अब सुपर लेट हो गए। तो कुछ ना कुछ तो, जो चीज़ हो रही है पहले से, उसमें कुछ ना कुछ तो हमें काइंड ऑफ आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना। तो उसमें आगे बढ़ते हुए लेट से सुपर लेट। ओके, तो बफरिंग हो रही है बेटा। बफरिंग तो नहीं हो रही है जितना मुझे समझ आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ये तो क्रिश को गाना नहीं नहीं बेटा, क्रिश वाला गाना नहीं था ये जो है क्रिस वाला गाना नहीं था। ये गाना था कौन सा? हवा हवा ए हवा। इसकी पूरी धुन है कुछ यूं, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। चलो तो शुरू करते हैं। नो बफर संजय बाबा गाना, यस। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली, क्या है पूरा लिरिक्स। मालिक इकोनॉमिक्स की क्लास कहाँ गई? वो तो साल ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो गई, वो तो चली गई 2025 के साथ ही। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना सीरियस नोट, मिडाइवल हिस्ट्री। अरे यार स्पेलिंग ही गलत लिखी है, बताओ। मिडियावल हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हम लोग, और मिडाइवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे विद द इनोवेशन ऑफ इस्लाम, ठीक है। शुरू करें फिर? हाँ जी सर, गाना चलाओ, आखिरी में ज़रूर चलाएंगे, ठीक है। साथ में नाचेंगे भी, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस कर लो। आज तो रहने देते गुरु। क्या मतलब आज तो रहने देते, छोटी सी क्लास है, ठीक है। मुश्किल से 1 घंटे, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं, मज़ा आएगा पढ़ाई, मतलब मज़ा आएगा क्लास ये आज, ठीक है। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है आज। आज बस तुम मज़े लो क्लास में, बस बैठो आराम से एकदम कुर्सी में रजाई के अंदर, गाजर का हलवा लेके, ठीक है। सब्जी पूड़ी खाते हुए एकदम मस्त देखो, ठीक है। हाँ, कोई लोड नहीं लेना है। तो मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ क्या। अभी तक हमने कहाँ तक की हिस्ट्री पढ़ी है? तो हमने पढ़ा था पिछला लेक्चर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की। यहाँ कुछ तो गुर्जार प्रतिहार करके एक डेनेस्टी थी, यहाँ पे आपकी डेनेस्टी थी पाल डेनेस्टी। यार पैर बड़े एकदम बर्फ़ हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाल डेनेस्टी थी और यहाँ पे आपकी राष्ट्रकूट डेनेस्टी थी, है ना। तो इन तीनों के बीच में कुछ तो चल रहा था, कुछ तो चल रहा था, मतलब वॉर चल रहा था, ठीक है। तो किसके लिए वॉर चल रहा था? कन्नौज, दैट इज कन्नग बुज के लिए स्ट्रगल चल रहा था। और हम कब की बात कर रहे हैं? इन जनरल अगर बात करें तो कल हम इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे ना, 1000 AD के इर्द गिर्द, कि नहीं घूम रहे थे? बता। नहीं नहीं बताना तो, पूछना तो पड़ेगा ना। तो 1000 AD की तरफ घूम रहे थे, तो लगाओ जरा क्वेश्चन। बड़ा है स्टोरी सुनने, क्वेश्चन लगाओ पहले। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, इट वॉज अ स्ट्रगल अमंग द पाल, प्रतिहार एंड राजकोट। The main cause of the struggle was control over the region of कन्नौज। यस यस यस, ठीक है। इसीलिए इसको कन्नौज स्ट्रगल ही बोलते हैं, कन्नग बुज स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। धर्मपाल वॉज द रूलर ऑफ द पाल डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? क्यों? हु वॉज द फाउंडर? तो गोपाल फाउंडर थे, एंड ठीक है। एंड उन्होंने उदानपुरी यूनिवर्सिटी बनाई थी, इन्होंने विक्रमशिला बनाई थी। तो ही वॉज द रूलर, यस, ही वॉज द सन ऑफ द गोपाल। द प्रतिहार रूलर नागभट्टू डिफीटेड धर्मपाल, यस, हराया था उन्होंने, ठीक है। एंड कैप्चर द कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा, बोथ 1 and 2। इनफैक्ट अगर कन्नौज में किसी ने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए अगर रूल किया तो इट वॉज गुर्जर प्रतिहार, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ है। देन अगला क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रकूट। ध्रुव व वर्षा डिफीटेड बोथ पाल एंड प्रतिहार। यस, दोनों को हराया था, धर्मपाल को हराया था, और कौन से प्रतिहार थे जिनको हराया था ध्रुव ने, याद करो। ठूस ठूस, कल हमने देखा था ना। अगला क्वेश्चन ये करिए, राष्ट्रकूट वर ओरिजिनली रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के रूलर्स थे राष्ट्रकूट, साउथ इंडिया के थे, ईस्ट में तो पाल थे। ठीक है, तो वन ओनली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला करिए। एक तो ये न्यू ईयर का बड़ा मैसेज आता रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्नौज। कन्नौज वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर इन अर्ली मेडाइवल इंडिया। यस, कंट्रोल ओवर कन्नौज इंश्योर डोमिनेंस ओवर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तभी तो कन्नौज पे कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आउटकम ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष के नतीजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वीकेंड ऑल 3 डायनेस्टीज इन्वॉल्व। तीनों को वीक कर दिया था, यस, तभी इस्लामिक इन्वेजन और आसान हो गया था इंडिया में। ठीक है, क्योंकि आपस में लड़े मरे जा रहे थे, तो इस्लाम यहाँ पे ये लड़े मरे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे कुछ तो हैं, अभी हम देखेंगे कौन। यहाँ ये आपस में लड़े मरे जा रहे हैं ऐसे, तो देवर लाइक भाई 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 उधर देखो, उधर कुछ तो चमक रहा है, कुछ तो चमक रहा है। ये नहीं, ये पूरा, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान तक पूरा था ये। जी हाँ, ये जो इंडिया आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान। तब इंडिया तो था नहीं, तो फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये पूरा हिंदू रूलर्स के अंडर में था। ये पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बांग्लादेश जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, ठीक है, याद करो सेना डायनेस्टी कल पढ़ रहे थे, लक्ष्मण सेन आखिरी रूलर, वहाँ से लेके अफ़गानिस्तान तक ये पूरा या तो हिंदू या मतलब बुद्धिस्ट तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म इन्फ्लुएंस था। ठीक, तो ये पूरा रीजन था हिंदूज़ के अंडर में, या फिर कहीं कहीं पे थोड़े बुद्धिस्ट थे। और यहाँ पे अभी चलो मैं मैप ही दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस्लाम का जन्म हुआ था अराउंड 610 AD, मतलब मैं बोल 7th सेंचुरी AD में, मतलब कि जीसस के जन्म से लगभग 600 साल बाद। अब वो बात अलग है, जाकिर नाइक बोलता है कि जब इंसान इस पृथ्वी पे आया है तभी से इस्लाम धर्म है। खैर वो बात अलग है, उस पर आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा हम हिस्टोरियंस के ज़्यादा मानेंगे, है ना। तो 610 AD के अराउंड जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जी हैं, तो उन्हीं के साथ ही यहाँ पर इस्लाम धर्म का जन्म होता है। ओके, और एक सेकेंड, ठीक है, और मेनली ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिस वॉज द सेंटर ऑफ ये मक्का मदीना। ठीक है, ये मेन सेंटर था किसका, इस्लाम का। किसका मेन सेंटर था, इस्लाम का। यहीं पे ही उमायद आए, ठीक है, खलीफा बैठते थे यहाँ पर, खलीफा। ठीक है, देन यहीं पर आए अब्बासिद, 9th सेंचुरी AD की बात है। ये जो हरा हरा देख रहे हो तुम, ये वॉज द अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अब्बासिद। अब्बासिद आए थे उमायद के बाद, मतलब एक तरह के खलीफा हैं ये, खलीफा बैठे हैं, खलीफा रूल कर रहे हैं किसके नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पर नहीं इंडियन रूलर्स रूल कर रहे हैं, जैसे याद करो कुशांस ने क्या टाइटल लिए थे, देवपुत्र के, है ना, यानी कि हम गॉड के सन्स हैं, आज भी है। हाँ हाँ, अभी एक एक करके, ठीक है सर। लेवल 6 मिली है ईवाई में, नोएडा में। अब मुहूर्त निकालिए दर्शन देने का। अच्छा, हाँ, आज तो किसी ने एक और रिजल्ट भेजा था, उसका ऑल इंडिया रैंक 5 है, किसी मियाँ खलीफा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या मियाँ खलीफा, मतलब ये कौन है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये उमायद है। ठीक है, यहाँ पे उमायद के बाद आते हैं अब्बासिद। तो ये बात हम कब कर रहे हैं, 9th सेंचुरी AD की। ठीक है, तो ये हम 9th सेंचुरी AD की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उमायद से। ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे कौन है, यहाँ ना हिंदूज़ हैं ना इस्लाम रूल है। इस्लाम अभी तक सिर्फ यहीं तक, जो हरा रीजन देख रहे हो अभी तक सिर्फ यहीं तक फैला था, सिर्फ यहीं तक, और कहीं नहीं था वर्ल्ड में, सिर्फ यहीं तक। ये हम बात कर रहे हैं 9th सेंचुरी AD की। ठीक है, ये जो आप ऑरेंज कलर का रीजन देख रहे हो, यहाँ पर मेनली ये है खुरासान, ये नाम आगे भी आएगा।
ये है ट्रांस ऑक्सानिया रीजन, ये ऑक्सस रिवर है इसी के बगल में। खुरासान है, यहाँ पे ट्रांस ऑक्सानिया है। ये वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर आपको खुरासान दिख रहा है, आपको ट्रांस ऑक्सानिया रीजन दिख रहा है, ये रीजन ये था जो यहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स थी, तुर्क ट्राइब्स थी, तुर्क थे, ठीक है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पे जो ये एम्पायर बना इस्लाम में, ठीक है, इस्लाम में मेन फिलॉसफी होता है कि किस तरीके से स्प्रेड करना है इस्लाम को, जो लैंड इस्लाम की नहीं है उसको कैसे इस्लाम की लैंड में बदलना है और इस्लाम को और स्प्रेड करना है। तो यहाँ से क्या होता था, मेनली यहाँ पे स्लेव मार्केट हुआ करती थी, समरकंद में, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो समरकंद की स्लेव मार्केट से ये लोग स्लेव उठाते थे अपने कोर्ट में रखने के लिए। कोर्ट मतलब इनका जो राजपाट हुआ करता था वहाँ पे, तो ये गुलाम खरीदते थे, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते थे और उनको धीरे धीरे हायर पोजीशन में बिठाते थे। वो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे हायर पोजीशंस पे जाएंगे वो, और जब धीरे हायर पोजीशंस पे जाएंगे तो ये रूलर्स बनना शुरू होंगे और ये रूलर्स धीरे धीरे यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस लाने लगे। और यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो अब्बासिद डायनेस्टी है ये धीरे धीरे 9th सेंचुरी के एंड या फिर 10th सेंचुरी के अराउंड, 10th सेंचुरी मतलब 900 से 1000 एडी की बात कर रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेट होने लगी। जब ये डिसइंटीग्रेट होने लगी तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स निकल के आने लगे, ठीक। और क्योंकि ये उतने पावरफुल थे नहीं तो इसलिए सीधे मंशूर इशू किया कर देते थे। मंशूर इज़ लाइक अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। मंशूर क्या होता है, मंशूर होता है एक फॉर्मल लेटर जो इशू किया जाता था, किसके द्वारा, जो यहाँ पे खलीफा बैठे होते थे उनके द्वारा, और वो उस सुल्तान को, उस रूलर को सुल्तान बोला जाता था। तो उस सुल्तान को वहाँ पर रूल करने की एक तरीके से अथॉरिटी मिलती थी कि हाँ आप यहाँ पे रूल कर सकते हो। तो उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी समाविद डायनेस्टी। क्या नाम था, समाविद डायनेस्टी इसका नाम था। और इसने यहाँ पे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ये, ठीक है, यहाँ पे मेनली ये वाला रीजन है खुरासान और ट्रांसऑक्सियन वाला रीजन। यहाँ पर एक डायनेस्टी आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड। तो ये जो आप देख पा रहे हो मैप, इसके ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पे, ये जो जबूलिस्तान देख रहे हो, कबूलिस्तान देख रहे हो, गंधार देख रहे हो, या पूरा हिंदूज का अभी तक मतलब हिंदू डायनेस्टीज़ हैं, ये नाम भी देख सकते हो आप, हिंदू कुश है ये। यहाँ पे मेनली डायनेस्टी आती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक सेकंड रुको, क्योंकि डायनेस्टीज़ लिखनी पड़ेंगी एक एक करके, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी आएगी, सबसे पहले डायनेस्टी आती है समाविद डायनेस्टी, ठीक है। अब इसको समझते चलना, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या एग्ज़ाम में पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और क्यों क्या कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो रही है, लगभग ये डायनेस्टी आती है भाई 9th सेंचुरी एडी, ठीक है, के एंड में, यानी कि 974 एडी से लेके ये लगभग 980 तक, ठीक है, 980 तक, या फिर बोल सकते हैं 960 तक इसका रूल रहता है, ठीक है, 960 एडी तक। इसके बाद आती है कौन सी, गजनवाइड। ये कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की। यहाँ पे तो इस्लाम है, यहाँ पे तो खलीफा बैठा हुआ है, लेकिन इसका पावर धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस वजह से ये जो इंडिपेंडेंट रूलर्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज़ निकलने लगी इसके इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में, खलीफा के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे आते हैं देन गजनवाइड, ठीक है, कौन आते हैं, गजनवाइड्स आते हैं। देन गजनवाइड्स जाते हैं तो इसके बाद कौन आता है, गजनवाइड्स के बाद आते हैं सेल्जुकिड। सेल्जुकिड करके एक डायनेस्टी है, इनकी अगर बात करें गजनवाइड्स की तो ये रूल करते हैं 962 एडी से लेके 1186 एडी तक इनका रूल रहता है। देन आते हैं सेल्जुकिड। देन आता है आपका बहुत ही छोटे रीजन में ख्वारिज़मी एम्पायर या फिर ख्वारिज़मी डायनेस्टी। इसको ख़त्म करने का काम आगे करेगा जाके चंगेज़ खान। ये अभी की बात नहीं हो रही है, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यहाँ पे फोकस करेंगे गजनवाइड पे। महमूद ऑफ गजनी का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो इसी डायनेस्टी से था, इसी एम्पायर से था वो, ठीक है। जो कहाँ पे रूल कर रहा है, वो जो ट्रांसऑक्सियन वाला रीजन है जो, ठीक है, ये जो ट्रांसऑक्सियन और जो खुरासान वाला रीजन है, यही है गजनवाइड एम्पायर, यहीं से वो आया था, ठीक है। तो चंगेज़ खान ही इसको ख़त्म करता है फाइनली, ख्वारिज़मी एम्पायर को, चंगेज़ खान। और ये कब की बात है, ये है 13th सेंचुरी एडी, मतलब 1200 से 1300। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम ये 1000 से लेके अब मान लो कि 1194 या फिर 1198 तक की बात करने वाले हैं। और ये बात चल रही है 13th सेंचुरी एडी की, मतलब 1200 से लेके 1300 की, ठीक है।
तो ये है, आज हम कहाँ पे फोकस करने वाले, मेनली गजनवाइड एम्पायर पे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जो गजनवाइड एम्पायर है, ठीक, गजनवाइड एम्पायर, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जो गजनवाइड एम्पायर फिर गजनवाइड डायनेस्टी है, इसका जो फाउंडर हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन वॉज द फाउंडर। ये एक तुर्क स्लेव था, क्या था, गुलाम था, तुर्क था, यहाँ से तो इस्लाम नहीं था, मतलब मुस्लिम नहीं था ये ओरिजिनली ही वॉज अ तुर्क। ठीक है, जिसको स्लेव बना के ले गए, ही वॉज अ कन्वर्ट हुआ एंड देन, ठीक है, एंड देन काइंड ऑफ इसने गजनवाइड एम्पायर की नींव रखी। ही वॉज अ तुर्क स्लेव, रिमेंबर दिस थिंग, तुर्क स्लेव। ठीक, देन इसके बाद आता है कौन, इसके बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, इन दोनों ने मेनली, इनका मेन रोल ये रहा था कि जो जबोलिस्तान वाला एरिया है, कबोलिस्तान वाला एरिया है, ये पूरा लेट पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी एडी, मतलब 980 एडी तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने कंट्रोल में ले आए। अभी ये इस रीजन में है गजनवाइड एम्पायर। अफगानिस्तान पूरा मैं अगर बात करूँ तो किसके अंडर में, हिंदू रूलर्स के अंडर में है। ये धीरे धीरे जबोलिस्तान और कबोलिस्तान को अपने अंडर में ले आते हैं, दोनों, कौन, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद आता है कौन, तो ये ध्यान रखना, जबोलिस्तान वाला जो पूरा एरिया है, जो प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, उसको ही अपने अंडर में ले आते हैं, और सर्टेन पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी। अब इसके बाद आता है सुबुक्तगीन के बाद महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनवी। और यहां से अब ये जो इन लोगों ने कॉन्कर किया अफगानिस्तान को, ठीक है, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जबुलिस्तान कबुलिस्तान को कॉन्कर करने के बाद, यहां पे पेशावर में बैठी हुई हिंदू शाही डायनेस्टी। कौन, हिंदू शाही डायनेस्टी बैठी हुई थी यहां पे। इस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। क्या, रूलर का नाम था जयपाल। ठीक है, जयपाल था रूलर का नाम। तो जयपाल को हराने का काम तो किया था सुबुक्तगीन ने हराया था जयपाल को। इसी वजह से थोड़ा सा ये पेशावर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, काबुल से पेशावर की तरफ शिफ्ट इन्होंने ही किया था, किसने, सुबुक्तगीन ने। और पेशावर से धीरे 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 ये लाहौर की तरफ मूव होने लगे। क्यों, क्योंकि वहाँ तो जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, आपको पता है, यहाँ पर गजनवाइड एम्पायर है, धीरे धीरे ये पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, और इस्लाम में अगेन एक्सपेंशन का वो सब रहता है, तो यहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं था ऑफ एक्सपेंशन। इनके लिए जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन था वो ईस्ट साइड था, इसीलिए अभी ईस्ट की साइड मूव करने लगे। और मेनली इनकी जो कैपिटल थी पेशावर, जो तब पेशावर नहीं होती थी, देन इट वॉज वाई हिंद। क्या नाम था इसका, वाई हिंद। अब जो महमूद ऑफ गजनवी है, महमूद ऑफ गजनवी, वो यहाँ पे अटैक करता है, कहाँ पे, वाई हिंद पे, और इसको हम बैटल ऑफ वाई हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ वाई हिंद होता है यहाँ पे, बैटल ऑफ वाई हिंद। आगे वैसे लिखा हुआ है सब, जितना आपको नोट करने की जरूरत है अभी बस समझ लो। दिस इज बिटवीन दी महमूद ऑफ गजनवी वर्सेस जयपाल। ठीक है, जयपाल के अगेंस्ट होता है, जयपाल को क्रशिंग डिफीट देखने मिलती है, झेलनी पड़ती है। क्रशिंग डिफीट तो नहीं बोलेंगे इसको, क्यों, क्योंकि कुछ सोर्सेस तो बोलते हैं कि हाँ जयपाल को पूरी तरीके से यहाँ पे हरा दिया गजनवी ने, गजनवाइड एम्पायर में लेके गए उसको एंड वापस फिर छोड़ दिया और कुछ टाइम के लिए पेशावर में रूल करने दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रशिंग डिफीट होती तो पूरे टाइम के लिए रूल ना करने देते, क्योंकि एक हिस्टोरियन हुआ, इस टाइम का नहीं, 17th सेंचुरी का एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था फरिश्ता। ठीक है, इसने बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेट करके चीज़ें बताई। ठीक है, जैसे कि इसने बोला कि जयपाल ने, जो यहाँ पे हिंदू राजपूत रूलर्स थे जैसे चौहान, चंदेल, परमार, इन सब से इसने हेल्प मांगी थी। ठीक है, इन्होंने हेल्प करी थी और तब भी नहीं जीत पाया। ये दिखाने के लिए कि गजनवी का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि बाकी और हिस्टोरियंस हमें बताते नहीं, और ये भी इस टाइम का हिस्टोरियन तो है नहीं, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं 11th सेंचुरी एडी की, मतलब या फिर लेट 10th या फिर अर्ली 11th सेंचुरी एडी की। हाँ, 1000 एडी के आसपास बात कर लो, और ये कब का है, ये 1700-1800 का है। तो और कहीं हमें देखने भी नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे राजपूत अपने में लड़ रहे थे। ठीक है, उसकी हेल्प को कहाँ से आएंगे ये, और ऐसा में कोई एविडेंस नहीं मिलता, जैसे कि फरिश्ता ने बोला था। ठीक है, क्योंकि तब इस तरीके के एम्पायर जिस हिसाब से इसने बताए थे कि अजमेर में ये बैठे हुए थे और ये सब, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो फरिश्ता बस ध्यान रखिए ना, 17th सेंचुरी हिस्टोरियन
जो कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता है, बैटल ऑफ वाई हिंद के बारे में। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन यानी इस टाइम के जो हिस्टोरियन थे, उनका नाम था उतबी करके। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हिंदूज़ हैं उन्होंने ऐसा कोई हेल्प नहीं करी है, तो हिंदूज़ खुद जो है पीछे हट रहे थे गजनवी के इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, क्लियर है। अब जब जयपाल को हराया तो जयपाल ने क्या कर लिया, जयपाल ने कमिट कर ली सुसाइड, जिसको बोलते हैं फ्यूनरल पायर, अंग्रेजी में बोला जाता है फ्यूनरल पायर। ठीक है, जैसे कि अगर आपको याद हो संगम एज में क्या होता था, वो बताओ जल्दी से। जहाँ पर जो किंग होता था, वो किंग और उसके फॉलोअर्स डेथ को एक्सेप्ट कर लेते थे। वो कौन सी एक्टिविटी होती थी, जरा बताएंगे? जैसे सल्लेखना की तरह। क्यों? उतबी की जो बुक है दैट इज़ किताबुल यामिनी। यस, किताबुल यामिनी। सल्लेखना नहीं भाई, सल्लेखना तो वो होता है जो जैन्स में परफॉर्म किया जाता है। वट्टा किरुटल, यस, वट्टा किरुटल होता है वो। ठीक है, तो जयपाल की जब यहाँ पे डिफीट हो जाती है, उसके बाद पेशावर तो चला गया। ठीक है, अब पेशावर के बाद यहाँ पे जयपाल फ्यूनरल पायर जब कमिट कर लेते हैं, तो आते हैं इनके बेटे जिनका नाम था आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल आते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो महमूद ऑफ गजनवी है, ये थ्रोन पे बैठता है 999 AD के अराउंड में। ठीक है, इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब महमूद ऑफ गजनवी थ्रोन पे बैठता ही है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर बैटल होता है ये 1001 AD में होता है, 1001 ईस्वी में होता है। ठीक है, याद करो महमूद ऑफ गजनवी का कौन सा साउथ इंडिया का रूलर कंटेम्प्रेरी है जो हम लोगों ने देखा था, बता जल्दी से। ओके, तो जो वाई हिंद है वो पूरी तरीके से इनके हाथों से जा चुका था। वाई हिंद जो है, ध्यान रखना, वो पेशावर ही है आज का। ठीक है, जिसको उद्भांड के नाम से भी जानते हैं, उद्भांड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आनंदपाल वर्सेस महमूद ऑफ गजनवी होता है 1006 AD में। 1006 AD के अराउंड इंडस रिवर के आसपास जो इंडस वाला रीजन है, यहाँ पे बैटल होता है किसके बीच में? हिंदू शाही रूलर्स, जो कि लीड कौन कर रहा था? आनंदपाल और महमूद ऑफ गजनवी। जीत किसकी होती है? अगेन गजनवी की होती है। भले आनंदपाल ने काफ़ी मतलब दिखाया, ठीक है, ब्रेवरी, लेकिन जीत अगेन महमूद ऑफ गजनवी की होती है। और इनफैक्ट ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ भीमनगर एंड नगरकोट। ठीक है, भीमनगर एंड नगरकोट जो आज के पाकिस्तान में है, इनको उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, और एक तरीके से गजनवाइड एम्पायर अब कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका था? गजनवाइड एम्पायर अब यहाँ तक आ चुका था। ये जो पर्टिकुलर रीजन है तक्षशिला और पंजाब तक। ठीक है, लाहौर तक पहुँच चुका था ये। पेशावर गया और लाहौर भी गया अभी। पेशावर किससे वो किया? जो आपके जयपाल थे, और आनंदपाल से क्या एक्वायर कर लिया? जो आपका लाहौर वाला पूरा रीजन है वो। फिर इसने कश्मीर की तरफ रुख किया यहाँ पर, लेकिन कश्मीर में ये जीत नहीं पाया। इसकी यहाँ पर एक सिंगल डिफीट मानी जाती है 1015 AD के टाइम पे इसकी हार हो जाती है। यहाँ पे बैठी हुई थी क्वीन डिड्डा, जो अगेन हिंदू शाही डायनेस्टी से उनके अगेन कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे, लेकिन जो क्वीन डिड्डा बैठी हुई थी यहाँ पे, और इन्होंने लगभग 26 साल तक यहाँ पे रूल किया। ये माना जाता है कि इन्होंने अपने जो ग्रैंडसन्स हैं उन तक को मरवा दिया था रूल करने के लिए। तो ये जो महमूद ऑफ गजनवी, इसका जो यहाँ पर कश्मीर में जो अटैक था वो सक्सेसफुल नहीं होता, इसको डिफीट झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जो जोग्राफी थी वो भी उतनी सूटेबल नहीं थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है। फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा राजपूत रूलर्स के बारे में, कि राजपूत रूलर्स का क्या कैसा चल रहा था जब यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा था। यानी कि पूरा ज़बुलिस्तान गया, अफ़गानिस्तान गया, पेशावर गया, लाहौर भी चला गया। ये हिंदू रूलर्स यहाँ बैठे क्या कर रहे थे वो देखते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अभी हम देखेंगे कि कारण क्या थे इनकी जीत के। चलो अभी हम वो कारण भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले कि वहाँ पे आएँ। ओके, वाई नॉट इन PPT?
पीपीटी बनाओगे पता? सर यू मिस्ड माई सुपर चैट निशांत शर्मा। सॉरी निशांत, क्या था आपका सुपर चैट? अब फिर से उसके लिए सुपर चैट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो टिड्डा नहीं था भैया, डिड्डा था यार, जितना मुझे पता, डिड्डा। सॉरी निशांत, सॉरी सॉरी। से कॉलेज में हूँ, गर्लफ्रेंड की शादी हो रही, क्या करूँ? जाओ खाना खाओ जाके शादी में, और क्या बताएं हम। खैर तो ये आप देख सकते हैं, ये रीजन है, ठीक है। ये क्वेटा है आपका, ये मुल्तान है, ये लाहौर है, ये चक्रवाल, ये पेशावर। तो पेशावर गया किसके हाथों से? जयपाल। और देन ये गया आनंदपाल के हाथ। यहाँ पे डिड्डा ने घुसने नहीं दिया। अब यहाँ पे आएगा वो। पता है मेन कारण क्या था इसकी विक्ट्री का? मेन जो कारण था विक्ट्री का, दो तीन कारण थे। एक तो था जिसको हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ जो चीज़ थी, वो थी इक्ता सिस्टम। जो तुर्क थे, जो कहाँ से ये तुर्क हैं, ये कौन है? तुर्क हैं, जो तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन से आ रहे हैं। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ट्रांसऑक्सियन वाला रीजन, खुरासान वाला रीजन, ठीक है, ये सब तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वाला रीजन सब चल रहा ही है। तो जोग्राफी में पढ़ा था ना, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सारे स्थान वाले यहाँ पर कंट्रीज़ हैं। तो एक तो यहाँ के जो घोड़े थे हॉर्सेस, ये बहुत ही तगड़ी ब्रीड के थे। ये यहाँ पर आपको पता है सेंट्रल एशिया के जो ग्रासलैंड हैं, उनको किस नाम से जानते हो? कमेंट में बताओ जल्दी से। ग्रासलैंड यहाँ के किस नाम से जाने जाते हैं? तो दीज आर व्हाट? एस से नाम शुरू होता है। स्टेपीज। भैया यहाँ की जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, हमने पढ़ा था, टेम्परेट ग्रास जो होती है, ग्रासलैंड की जो घास होती है, बड़ी न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। घोड़े तगड़े ब्रीड के थे, चौड़े चौड़े लंबे चौड़े एकदम थे। यहाँ पे क्या है? आराम से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की चल रहा है, तब तक घोड़े ने आके पीछे से मार दिया। तो इनकी स्विफ्टनेस बहुत ज़्यादा थी इन घोड़ों से। और घोड़े भी अगर थे भी यहाँ, तो इनके बहुत हाई ब्रीड के घोड़े थे। ऐसा नहीं कि जो राजपूत रूलर्स थे इनमें कोई करेज की कमी थी, हाँ, या फिर कुछ थी, क्या कमी थी वो भी हम देखेंगे। लेकिन मेनली जो यहाँ पे था, दैट वाज इक्ता सिस्टम, ठीक है। इक्ता सिस्टम क्या था ये अभी समझिए, आगे आपको हम लोग इसको देखेंगे इक्ता सिस्टम को। ये इक्ता सिस्टम कुछ इस तरीके से था, जहाँ पर एक काइंड ऑफ मिलिट्री रूलर टाइप को हम किसी पर्सन को एक लैंड दे देंगे, एक ज़मीन दे देंगे, एक लैंड असाइनमेंट दे देंगे, और बोलेंगे तू इसमें टैक्स कलेक्ट कर, ठीक है। टैक्स वगैरह जितना भी है, पेजेंट्स है, मजदूर, जो भी किसानी खेती किसानी कर रहे हैं, उनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट कर इसमें, ठीक। और उसके बजाय तुझे क्या है कि एक मेंटेन करके रखनी है आर्मी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो सुल्तान की हेल्प के लिए तेरे को आना है। और तेरे को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मतलब तेरे कोई हेरिडेटरी राइट नहीं है यहाँ पर, या तुम्हारा कोई ऐसा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उन लोगों पे कि उनसे तुम मजदूरी करवाने लगो, ये कराने लगो। बस तुम्हें टैक्स वसूल करना है, और उसके अवज में तुम्हें यहाँ पर एक तरीके की सेना मेंटेन करके रखनी है, ताकि अगर कभी सुल्तान को ज़रूरत पड़े तो तुम उसकी ज़रूरत में आ जाओ। तो इक्ता सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो था द स्पिरिट ऑफ गाजी, जिसने कि इनको बहुत हेल्प करी। स्पिरिट ऑफ गाजी। स्पिरिट ऑफ गाजी क्या है? स्पिरिट ऑफ गाजी इज लाइक हिंदू खतरे में है। समझो फीलिंग को, फीलिंग लो तुम, ठीक है। जैसे आज सुनते ना हिंदू खतरे में, ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि इन काफिरों को मारना है। ये काफिर जो इस्लाम धर्म नहीं अब कबूल कर रहे हैं, इनकी जो ज़मीन है ये हड़पनी है, और इनको इस्लाम में बदलना है इस ज़मीन को। और इस्लाम में अगर नहीं बदलें तो इनको मार डालना है, ठीक है। तो ये है स्पिरिट ऑफ गाजी। गाजी स्पिरिट बोले तो इस्लाम को, जो ये लैंड ऑफ काफिरों की जो भूमि है, इसको इस्लाम की भूमि बनाना है, इस्लाम की धरती बनाना है इसको। स्पिरिट ऑफ गाजी। अल्लाह अकबर, तकबीर, वो क्या है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, तकबीर ऐसा कुछ तो है, जहाँ पर वो अल्लाह अकबर बोलने के लिए वो किया जाता है, ठीक है, इंस्पायर किया जाता है। तो वो है एक तरीके के, जैसे ना अल्लाह अकबर मतलब एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं वो। कौन? जो काइंड ऑफ भीड़ है, जो मतलब आर्मी में लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे एकदम से, उनकी एकदम जो टेस्टोस्टेरोन है वो बूस्ट हो जाएंगे एकदम से, डोपामिन रश होगा उनका, ठीक है। काफिरों को मारना है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्होंने धीरे धीरे अगेन, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आर्मी को मोटिवेटेड रखना है तो कुछ ना कुछ तो स्पिरिट दिखानी होगी। तो ये स्पिरिट ऑफ गाजी बहुत काम करी कि ये जो ठीक है, ये जो पूरी जो ज़मीन है, इसको धीरे 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 इस्लाम को और स्प्रेड करना आगे। तकबीर नहीं, नाराय तकबीर, यस, नाराय तकबीर करके पूरा कुछ तो होता है ऐसा, उसमें होता है आई थिंक, यस, नाराय तकबीर, यस।
जैसे आज बोलते हैं ना कि हिंदू खतरे में, तो मतलब लाइक ओहो, ठीक है, तो वैसे ही कि भाई इस्लाम में बदलना है सबको। तो इस तरीके से स्पिरिट ऑफ गाजी भी बहुत काम करी है। ठीक, इसको बाद में देखेंगे महमूद बिन कासिम को। ठीक है, तो इसके बारे में फ़ैक्ट लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट अभी हमने पढ़े हैं वही सारे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही वॉज दी सेकेंड इस्लामिक और द फर्स्ट टर्क इन्वेडर। ठीक है, पहला टर्क इन्वेडर था, सेकेंड इस्लामिक था। पहला इस्लामिक ये था, थोड़ा देख लो, मोहम्मद बिन कासिम था। ये एक अरब था, टर्क नहीं था ये, अरब। वो जो हम देख रहे हैं ना जहाँ खलीफा बैठता है, वहाँ से आया था ये। राजा दाहिर की जो हिंदू रूलर थे सिंध के, उनकी हत्या करी, और यहाँ पर माना जाता है कि थोड़े टाइम के लिए जजिया काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली में होता क्या था कि यहाँ पे ट्रेड होता था, यहाँ से ट्रेड होता था अरब्स का, और अरब के ट्रेड में कुछ तो दिक्कत पैदा कर रहे थे राजा दाहिर, तो इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। तो राजा दाहिर को मार दिया गया। अब काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मोहम्मद बिन जब कासिम आया, ठीक है, तो जो राजा दाहिर की जो 2 बेटियां थीं, ठीक है, इनको लेके गया वहाँ पे, दैट इज़ अरब में, और उन्होंने बोला कि भाई इसने मतलब इसने तो हमें पहले ही यूज़ कर लिया है, आप हमें क्या यूज़ करोगे अब। ठीक है, तो इसको फिर मरवा डाला गया था मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये काफ़ी सारी स्टोरीज़ चलती हैं। खैर, तो राजा दाहिर, ओके, इसको मारा मोहम्मद बिन कासिम। तो इसको पहला इस्लामिक इन्वेडर बोलते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बस थोड़ा सा ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले तो। और सर्टन पार्ट, थोड़े से पार्ट में जजियस ने इंट्रोड्यूस किया। महमूद ऑफ गजनी की अगर बात करेंगे तो महमूद ऑफ गजनी ये पहला टर्क इन्वेडर था और सेकंड इस्लामिक। तुर्कमेनिस्तान रीजन से आए थे, ठीक है, और 17 बार माना जाता है इंडिया में इसने अटैक किया, 1001 से लेकर 1027 के बीच में। पहला अटैक 1001 AD में हुआ, जयपाल, बैटल ऑफ पेशावर वॉज फॉट बिटवीन गजनवाइड आर्मी एंड राजा जयपाल। ठीक है, देन बैटल ऑफ वाई हिंद क्या है, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गजनी एंड हिंदू शाही रूलर्स, जिसमें कि आपके जयपाल, उनके बेटे आनंदपाल, ये सब आएंगे। ठीक है, जयपाल लॉस्ट पेशावर एंड जो कि आपका वाई हिंद था, और आनंदपाल लॉस्ट दी लाहौर वाला रीजन। ठीक है, इसकी डेथ कब हो जाती है, डेथ होती है 1030 AD में। और इसका जो मोस्ट फेमस अटैक है ये कब हुआ था, 1025 में, लेकिन उस पर अभी आते हैं, रुक जाइए अभी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो ये तो हो गया गजनवीड एम्पायर जो यहाँ तक फैल चुका था, अभी पहले नहीं था। पहले अभी मैंने आपको होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा हिंदू शाही के रूलर्स के अंडर में हुआ करता था। ये धीरे 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 पूरा यहाँ पर तक आ गए थे गजनवीड, और यहाँ तक कन्वर्जन्स ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं हो चुके थे, क्योंकि जब भी ये लोग काइंड ऑफ जिस भी लैंड को एक्वायर करते थे वहाँ पर कन्वर्जन्स तो खैर होते ही थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हिंदू शाही यहाँ तक सिमट के रह गए थे, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से, लेकिन बहुत ही छोटे पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे दैट इज़ ये जो मुल्तान वाला रीजन है, जो सिंध वाला रीजन है, ये अब एक बफर के तौर पे बचा हुआ था इन राजपूत रूलर्स और इस गजनवाइड एम्पायर के बीच में। राजस्थान वाला जो एरिया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन थे, चौहान थे। शाकंभरी के चौहान बोलते हैं इनको। ठीक है, कहाँ के चौहान है ये, शाकंभरी के। शाकंभरी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, अभी तक ये दिल्ली में गए नहीं थे, ध्यान रखना, ये अभी राजस्थान में है। ये कहाँ से निकल गया है, तो जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वहीं से निकल गया है, चौहान, सोलंकी, परमार, चंदेल, तोमर, ये सब। ठीक है, तो सोलंकी कहाँ रूल कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, गुजरात में रूल कर रहे हैं ये सोलंकी। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि सोलंकी कहाँ पे रूल कर रहे हैं, गुजरात वाला जो रीजन है वहाँ पे। परमार ये मालवा वाले रीजन में रूल कर रहे हैं, कल भी इनके बारे में देखा था। तोमर ये दिल्ली में बैठे हुए हैं। तोमर कहाँ बैठे हुए हैं, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं तोमर्स। ओके, और चंदेल की अगर बात करेंगे तो चंदेल जो हैं ये बैठे हुए हैं कहाँ पर, ये जो कलिंजर का जो फोर्ट है, कलिंजर के किले में बैठे हुए हैं ये लोग। ठीक है, तो इनका जो रीजन है दैट इज़ आपका ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, महोबा हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, मेनली तो जो महोबा वाला रीजन है यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। महोबा हो गया एंड खजुराहो हो गया। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन्होंने ही बनवाए थे। ठीक है, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाए थे। तो महोबा और खजुराहो ये चंदेल के अंडर में था। तोमर दिल्ली में बैठे हुए थे, चौहान राजस्थान में बैठे हुए थे, सोलंकी गुजरात में, परमार मालवा वाले रीजन में, कलचुरी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलचुरी भी यहाँ पे है। बाकी और ज़्यादा हमें ईस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो साउथ में जाने की ज़रूरत है, अभी सिर्फ हमें यहीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक, अब गजनवाइड मतलब जो महमूद ऑफ गजनी है, ये अब मेजर अपना जो अटैक करता है, ठीक है, एक इसका जो मेजर अटैक होता है वो होता है 1015 AD में। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। इसका जो अब एक मेजर अटैक होता है वो होता है 1015 में, 1015 AD में इसका वन ऑफ द मेजर अटैक होता है, जहां पे, ठीक है, गजनी पहले तो मथुरा एक्वायर करता है। इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बाई कल्चुरी रूलर
कोकाला द सेकंड, ठीक है, जो कलचुरी रूलर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है कोकाला द सेकंड। ये कलचुरी रूलर इसको गजनी, जो गजनी है महमूद ऑफ गजनी, इसको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, लेकिन फाइनली हार जाता है कलचुरी रूलर कोकाला दी सेकंड। ठीक, मथुरा को लूटने के बाद अब ये बढ़ता है आगे कहाँ की ओर, कन्नौज की तरफ। अब कन्नौज पे कौन बैठा होगा, गुर्जर प्रतिहार का रूलर बैठा होगा उस वहाँ पर, और वो जो गुर्जर प्रतिहार का रूलर है जो कल हमने देखा था, ये भाग निकलता है। ठीक है, ये भाग निकलता है, और यहाँ पे बैठा हुआ था कौन, वो जो भाग निकलता है, रजयपाल। ही फ्लेड, कोई रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, आराम से उसने मथुरा को, देन उसके बाद ये जो आपका रीजन है वृंदावन, उसको करने के बाद ये ही मूव टू कन्नौज, और कन्नौज की जो प्रतिहार की जो कैपिटल थी कन्नौज, उसको पूरी तरीके से इसने रैंसैक कर दिया, एकदम तहस नहस कर दिया, क्योंकि इसके रूलर तो भाग ही गए डर के मारे। ठीक है, तो इसने दबा के लुटाई मचाई, जो 1015 AD में अटैक हुआ था, और बहुत काफ़ी अमाउंट ऑफ, हम बोल सकते हैं, वेल्थ यहाँ से लूट के ले गया था। मेन इसका जो यहाँ पर अटैक का रीज़न था, दैट वाज वेल्थ को लूटना, सो दैट ये वेल्थ को लूट के जो ये मेन वाला जो इनका रीजन है, दैट इज़ जो आपका सेंट्रल एशिया, या फिर जो जिसको आज को मिडिल ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो वाला जो रीजन है, अरब रीजन, वहाँ पे मेनली इनको अपना रूल स्थापित करना था। तो इसलिए उसके लिए वेल्थ यहाँ से ये लूट के लिए जा रहा था, बिकॉज इसको अपने गजनवाइड एम्पायर को और बढ़िया करना था, और वेस्ट में मेनली तो इसको क्या करना था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन इसका मेन की ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ लूटना की ऑब्जेक्टिव था इसका यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ये फिर अटैक करता है। ठीक है, इसके जो फिर अटैक होते हैं वो जैसे एक 1019 AD में और 1021 AD में इसके अटैक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्पेसिफिक इसको कुछ ज़्यादा मिलता है नहीं। क्यों, क्योंकि कन्नौज में जो रजयपाल भागे, इसके बाद जो चंदेल डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, जो बुंदेलखंड वाले रीजन में बैठे हुए महोबा और खजुराहो में, ये इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि इसने जो हरकत करी थी रजयपाल ने, इसकी वजह से इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं किसको, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं त्रिलोचन पाल को। ठीक है, त्रिलोचन पाल जब ये दोबारा आता है 1019 AD में, इन त्रिलोचन पाल को भी हराता है। त्रिलोचन पाल हराने के बाद अब चंदेल रूलर विद्याधर से इसका आमना सामना होता है। ठीक है, और पहली बार, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि महमूद ऑफ गजनवी रुका यहाँ पे। अब क्यों, क्योंकि जब इनकी आर्मी देखी ना विद्याधर की, 1.5 लाख की मतलब काइंड ऑफ फुट सोल्जर थी, लगभग 36,000 कैवलरी यानी घुड़सेना थी, 700 के तकरीबन एलिफेंट्स थे। तो जो महमूद ऑफ गजनवी है उसकी फोर्सेस और विद्याधर की फोर्सेस आमने सामने तो आई, लेकिन बैटल हुआ नहीं। अभी गजनवी को पता था